प्रीति जी स्क्रीन शेयर हो रही है, थम्स अप करके Yes, बताओ। ma'am. ओके, Yes. तो आज हमने दी प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। मुझे फिर बैक जाना पड़ेगा, एक मिनट। थैंक यू। यस, हो गई ना, है ना? जी दीदी। टॉपिक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार फिर से बता दें। जी दीदी। Yes, हाँ yes. जी बोल रहे हैं। तो देखिए, हमने जो इसके पहले अभी हम पढ़ रहे थे थर्ड पेपर की जो यूनिट 3 थी, वो आहार ही औषधि है। इसमें हमने जो ऊपर के जो 4 पॉइंट है, थेरेपेटिक यूज ऑफ गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, हल्दी, जीरा, धनिया, नमक, काली मिर्च, डिस्ट्रप्टिंग डाइजेशन और मेथड टू एनहेंस डाइजेस्टिबिलिटी, ये 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। ये 2 पॉइंट है डाइट फॉर स्पेशल पर्सन, व्रती, महाव्रती, आहार इन संलेखना, डाइट फॉर धारणा एंड पारणा। ये 2 पॉइंट अमित भैया कवर कर चुके हैं, है ना, उन्होंने ये आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब हम इसकी 4th यूनिट पर आ रहे हैं। इसकी जो 4th यूनिट है वो है आयुर्वेद फूड एंड न्यूट्रिशंस। तो आयुर्वेद के हिसाब से भोजन का क्या महत्व है, उसके क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस सिद्धांत पर आयुर्वेद काम करता है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। और चूंकि आयुर्वेद भी एक बहुत पुरानी विधा है, जो बहुत लंबे समय से, यदि हम देखें तो रामायण और उसके पहले से भी आयुर्वेद का ज्ञान जो मिलता है, वैद्य या भेषज, इनका वर्णन काफी पुराने ग्रंथों में भी हमें मिलता है। तो ये हमारा बहुत एक पुरानी विधा है। और इसमें किन किन चीजों की बात की जाती है? हेल्थ की, बैलेंस रखने की, और जो डाइट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात की जाती है कि किस तरह का खाना होना चाहिए, कब किस सीजन में कौन सा खाना खाना चाहिए, किस तासीर के व्यक्ति को कौन सा खाना खाना चाहिए। तो इस तरह का ये बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं आयुर्वेद में। साथ ही आयुर्वेद में आपने त्रिदोष सुने होंगे, वात, पित्त और कफ, उनको बैलेंस करने की बात करते हैं और उनको पंच तत्वों के थ्रू कैसे बैलेंस कर सकते हैं और एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमको आयुर्वेद में मिलती हैं। तो यदि आयुर्वेद का हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसके फूड और न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक जो होता है उसमें आहार क्या होता है, डाइट का मतलब क्या होता है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले फोकस किया जाता है त्रिदोष पे। त्रिदोष मतलब होते हैं वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पर आयुर्वेद में जोर दिया जाता है कि भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर की इन 3 दोषों को बैलेंस करे, और पूरा फोकस जो खाने का होता है वो इसी पर होता है कि ये जो 3 दोष हैं ये किस तरह से बैलेंस्ड रह सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जब तक ये तीनों दोष बैलेंस रहते हैं तभी तक वो पर्सन हेल्दी रहता है। इसके साथ आयुर्वेद में 6 तरह के स्वादों का वर्णन किया है। वो कौन कौन से हैं? खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला। तो ये 6 स्वाद हैं, इन्हें भी बैलेंस करने की बात की जाती है। और आयुर्वेद में हमेशा ये कहा जाता है कि जीवन में ये जितने भी स्वाद हैं ये सभी आवश्यक हैं, और सभी का एक पर्टिकुलर रेशो होता है, डिपेंड करता है उस बॉडी की तासीर पर। इसके साथ इसमें क्या, किस चीज को शामिल किया जाता है? जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, कि वो जितनी तेज होगी उतना अच्छा डाइजेशन होगा
और उसके साथ जीवन शक्ति, लाइफ एनर्जी, या जिसको ओजस कहते हैं। तो अग्नि और ओजस को शामिल किया जाता है। अग्नि का काम क्या रहता है कि जो खाना खाया जाता है उसे डाइजेस्ट करना, और ओजस का काम क्या होता है कि जो फूड अंदर इंटेक गया है उसको ब्रेक डाउन करते हुए उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, और उस एनर्जी को जो बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जो भी फिजियोलॉजी होती है बॉडी की, उनको प्रोसेस करने में उस एनर्जी की हेल्प लेना। तो यहाँ पर साथ ही यहाँ पर एक शब्द पर बार बार बहुत जोर दिया जाता है, वो है सचेत भोजन, मतलब कॉन्शियस ईटिंग, जिसके बारे में अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये शब्द भी यहाँ पर बहुत मिलेगा। और फिर होलिस्टिक हेल्थ के लिए वात पित्त कफ के हिसाब से ही जो है फूड चुना जाता है। साथ ही इसमें टाइम पर भी जोर दिया जाता है कि किस समय पर कौन सा भोजन करना और कितना भोजन करना, मतलब क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, इस चीज पर भी आयुर्वेद में जोर दिया जाता है। और इसमें कुछ चीजों के लिए मना किया जाता है, जैसे बासी भोजन, बचा हुआ भोजन खाना, और या फिर बहुत तेज मिर्च मसाले वाला खाना, या प्रोसेस्ड फूड खाना। और यहाँ पर कुछ घी, हल्दी और बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनको खाने में प्रमोट किया जाता है। तो ये इस तरह से पूरा आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? आयुर्वेद में डाइट के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट तो होता है दोष बैलेंस, क्योंकि इसका पूरा जो काम रहता है, या पूरी जो इसकी थ्योरी रहती है, वो दोष बैलेंस पर ही चलती है। तो दोष बैलेंस मतलब क्या क्या, कि जिस व्यक्ति के लिए खाने का चयन किया जा रहा है, यहाँ पर ये चीज नहीं कही गई है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं कही गई है कि कोई भी व्यक्ति बैलेंस दोष वाला खाना ले ले। यहाँ पर पर्सनल या कस्टमाइज खाने पे जोर दिया है कि सबसे पहले खाद्य पदार्थ का चयन आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है उसकी तासीर कैसी है, और उस तासीर के अकॉर्डिंग उसे उन दोषों को संतुलित करने के लिए जिस भोजन पदार्थ की आवश्यकता है वो भोज्य पदार्थ उसे दिए जाएं। तो जैसे वात है, ये हल्का शुष्क होता है। पित्त जो है ये गर्म और तीखा होता है। कफ जो है ये भारी और धीमा होता है। तो स्वभाव को संतुलित करें ऐसा ही खाना हमें खाना चाहिए। फिर इसमें 6 टेस्ट होते हैं। तो ये जो 6 स्वाद होते हैं, ये बैलेंस डाइट के लिए ये जरूरी है कि खाने में सभी तरह के ये 6 स्वाद जो हैं वो शामिल हों। फिर सचेतन भोजन या माइंडफुल ईटिंग या कॉन्शियसली ईटिंग, ये जो शब्द है ये बार 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 आयुर्वेद वाले खाने में आएगा। तो माइंडफुल ईटिंग को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि माइंडफुल मतलब पूरे मन के साथ, ईटिंग मतलब खाना, तो इसको हम कह सकते हैं कि पूरे मन के साथ खाना। अब हम बोलेंगे कि हम तो पूरे मन के साथ ही खाते हैं, है ना? तो अभी यहाँ पर मान लीजिए 20 पार्टिसिपेंट हैं, सपोज 20 में से 5 हो सकता है सोच रहे हूँ कि यार अभी किचन में ये चीजें फैली हैं वो समेटना है, अभी किचन में मेरा 1 घंटे का काम और बाकी है। 5 हो सकता है सोच रहे हूँ कि यार इसके जस्ट बाद बाहर जाना है, शादी में जाना है। 5 हो सकता है बिल्कुल यही हो। 5 हो सकता है कि दिन भर काम किया है, बहुत टायर्ड हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, तो लग रहा हो कि कब क्लास खत्म हो और जाकर हम रेस्ट करें। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 20% हैं तो वो सभी माइंडफुलनेस यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिजिकली तो है, फिजिकल यदि हम देखें अटेंडेंस लें तो पूरे 20 के 20 है,
लेकिन यदि हम माइंडफुल अटेंडेंस लें तो हो सकता है केवल 5 ही प्रेजेंट हो। ठीक है। और जब मैं आप लोग को बोलती हूँ ना कि वीडियो ऑन करें, आपके फेस दिखने चाहिए, तो आपके फेस से मुझे आपकी प्रेजेंस पता चल जाती है कि कितने लोग वाकई इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग ऐसा है कि सिर्फ वीडियो ऑन कर दिया है या ये क्लास चालू कर दी है। ठीक है। तो आप देखिए कि जैसे जब आप वीडियो ऑफ करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली बीच बीच में भटकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वीडियो ऑफ है। और जब वीडियो ऑन रखते हैं तो आपको मालूम है कि कोई आपको देख रहा है, एक दृष्टा है जिसकी दृष्टि आपके ऊपर है। तो आप कैसे मोड में रहते हैं? अलर्ट मोड में रहते हैं। वो कोई भी हो, चाहे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ मीटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन जब आपको मालूम पड़ता, आप देखिए यदि आप किसी पार्टी या किसी चीज में जाते हैं और अचानक आपको लगता है कि कोई कोई है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप कितने अलर्ट मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि माइंडफुल ईटिंग से क्या मतलब है कि जहां हम हैं, जब हम भोजन करने बैठे तो हम कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका टेस्ट कैसा है, इन सारी चीजों के लिए अवेयर रहे। कई बार तो आप देखिए आजकल तो खाना ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी में खाना हो रहा है, पूरा खाना खा लिया, उसके बाद किसी ने पूछा कि ये कैसा था, तो अरे वो समझ नहीं आया, जल्दी में हूँ, जल्दी खाना खा लिया। तो यदि हमको, चूंकि आयुर्वेद आहार को औषधि मानता है, इसको आहार को आयुर्वेद में महाभेषज कहा जाता है। और महाभेषज का मतलब ये होता है कि उस वो चीजें खाना जो आपके लिए औषधि का काम करे। तो औषधि का काम करने के लिए माइंड फिर से बोलिए, आपने क्या बोला? महाभेषज। तो ये जो माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जो खा रहे हैं उससे जुड़ेंगे नहीं मन से, तब तक उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके जो पोषक तत्व हैं, वो आपकी बॉडी में प्रॉपर एब्सॉर्ब नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक जो पैटर्न होता है कि हम हर चीज स्पून से खाते हैं। ठीक है। तो स्पून से हर चीज को खाना भी हार्मफुल होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और योग हमारी जो पांचों उंगलियां होती हैं, ठीक है, ये जो पांचों उंगलियां होती हैं, यहाँ पर हमारे, आप लोग को सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी पंच तत्वों से मिलके बनी हुई है। और जब तक ये पंच तत्व बैलेंस होते हैं तभी तक हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जैसे ही ये पंच तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। तो ये जो हमारे फिंगर टिप है, हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, इसके जो फिंगर टिप है, इन टिप पर पांचों तत्व जो है, एक एक तत्व हर एक फिंगर पर प्रेजेंट होता है। सॉरी, आज थोड़ा सा गला खराब है। तो यहाँ पर हमारा जो थंब रहता है, थंब में अग्नि तत्व प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसके बाद में जो फर्स्ट फिंगर है, जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, यहाँ पर वायु। फिर जो मिडिल फिंगर है, यहाँ पर आकाश। फिर जो रिंग फिंगर है, यहाँ पर पृथ्वी। और जो लिटिल फिंगर है, इस पे जल। तो ये जब 5 तत्व पांचों उंगलियों के टिप पर रहते हैं, तो आप देखिए योग में, क्लासिकल डांस में, इनमें मुद्राओं का बहुत महत्व होता है। तो ये मुद्राएं क्या करती हैं? इन तत्वों को बैलेंस करती हैं। पर्टिकुलर फिंगर्स का गेस्चर क्रिएट किया जाता है, जिससे बॉडी में वो तत्व की कमी या उसकी अधिक करना या उसको बैलेंस करना, डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये तीनों चीजें की जाती हैं। तो जब हम खाने को हाथ से टच करते हैं, तो आप देखिए हमारे फिंगर ही टच होते हैं। आप जब भी बाइट बनाते हैं तो बाइट में क्या होता है, जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारे पांचों फिंगर टिप उसमें टच होते हैं।
तो उस खाने का जो पंच तत्व है, जो पांचों तत्व हैं, वो बैलेंस होते हैं। और जब वो खाना हम मुंह में डालते हैं तो वो पंच तत्व हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं उनको बैलेंस करता है, और पंच तत्व बैलेंस होने से हमें हेल्थ मिलती है। दूसरा क्या होता है कि जब हम हाथ से बाइट बनाते हैं तो हम उसके टेम्परेचर, उसके टेक्सचर, इससे हम परिचित हो जाते हैं कि वो बहुत सॉफ्ट है, कि क्रिस्पी है, कि हार्ड है। तो मुंह में डालने के पहले हमें अलर्टनेस आ जाती है कि मान लीजिए बहुत हार्ड है, तो उसको आप कैसे खाएंगे? थोड़ा सा केयरफुली खाएंगे। सॉफ्ट है तो आप फ्री माइंड से उसको दांतों से चबा लेंगे। तो जब आप हाथ से खाना खाते हैं तो उस खाने का आपको टेक्सचर पता चलता है। हाथ जो है, हाथ का आपने ये अक्सर सुना होगा कि पहले ऐसा बोला जाता था कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको लिख के देखें। यदि आप उसको लिख लेते हैं तो वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हाथ का है, माइंड में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो जब हम ये हाथ को उस बाइट में लगाते हैं कौर बनाने में, तो क्या होता है, उस खाने का कनेक्शन हमारे हाथ के थ्रू सीधा माइंड से हो जाता है। ठीक है। और लास्ट उसका टेम्परेचर, जब हम टच करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि नहीं वो अभी बहुत गर्म है, अभी मुंह में नहीं डालना है। तो हम उसका थोड़ा वेट कर लेते हैं कि नहीं, थोड़ा वेट कर लें, जो कि स्पून से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये जो माइंडफुल ईटिंग है, इसमें हाथ से बाइट बना के खाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम, हो सकता हम बाहर कभी कहीं जा रहे हैं तो मजबूरी है कि हम हाथ से ना खा पाए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम रोज घर में खाना खाते हैं उसमें हम मैक्सिमम अपने हाथों का उपयोग करें। जितना अधिक हाथ का उपयोग करेंगे उतना आप खाने से अपने मन को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो माइंडफुल ईटिंग है ये बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। अब इसका एक और पक्ष होता है कि हमारे भाव। तो यहाँ पर माइंडफुल ईटिंग के लिए दो व्यक्तियों के भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जिसने खाना बनाया और सर्व किया, और दूसरा जिसने खाना खाया। क्योंकि उसने जो कुकिंग की है, जो खाना पकाया है, वो किस भाव से पकाया है, वो भाव उस खाने में एड ऑन हो जाता है। और आप किस भाव से खाना खा रहे हैं, उस तरह के भाव से आपका खाना आपके शरीर में काम करता है। तो अगर हम ओवरऑल माइंडफुल ईटिंग देखें या कॉन्शियस ईटिंग देखें, तो फिजिकल ईटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है माइंडफुल ईटिंग का। आप कई बार देखिए कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि जो सिर्फ अचार रोटी या नमक रोटी खाते हैं लेकिन एकदम हेल्दी रहते हैं। वही दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो बहुत बेहद बैलेंस डाइट ले रहा है, बहुत सारी चीजें बहुत केयरफुली खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हेल्दी नहीं है। तो वहां पर अंतर क्या है? माइंडफुलनेस का, कि किस माइंड सेटअप के साथ आप खाना खा रहे हैं। फिर तीसरा ये रहता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे ही खाना सामने आया, मान लीजिए हमारे पसंद का नहीं है, अक्सर बच्चों में ये ज्यादा देखा जाता है, तो फर्स्ट उस खाने को रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। फिर जब किसी ने डांटा तो फोर्सफुली उसको खा लेना। तो आप यकीन मानिए कि वो फोर्सफुली वो खाना इंटैक्ट तो हो जाता है, लेकिन उसके वो इफेक्ट्स उसमें नहीं रह जाते हैं जो कि रहने चाहिए। तो खाने के साथ मन का जुड़ाव बहुत जरूरी है, तभी वो खाना शरीर को लगेगा, शरीर में औषधि का काम करेगा, शरीर की हीलिंग करेगा, उसको रिपेयर करेगा और उसको हेल्दी रखेगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेश और सीजनल। तो यहाँ पर फ्रेश खाने की डेफिनेशन तो क्या है कि जो एक बार में कुक करके दिया जाए वो फ्रेश है। यदि सपोज हमने दाल सुबह से कुक कर ली
अब हम उसको 2 बार 3 बार गर्म करके बार बार दे रहे हैं तो वो फ्रेश की कैटेगरी में नहीं आता है। फ्रेश का मतलब होता है कि फ्रेश की शुरुआत होती है कि यदि मान लीजिए हम कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसको साफ करने से, उसको सुधारने से लेके उसको कुक करने तक की प्रोसीजर हो और कुक करने के तुरंत बाद आप ले लें, वो फ्रेश की कैटेगरी में आता है। यदि मान लीजिए आपने वो सब्जी सुधार के एक दिन पहले रख दी, फिर दूसरे दिन हम उसे कुक कर रहे हैं, तो वो भी फ्रेश की कैटेगरी में नहीं आता है। तो जो फ्रेश डाइट है, फ्रेशनेस की जो बात हम करते हैं, वो बहुत डिटेल है और अक्सर इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं खाते हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ। इसमें अक्सर एक, अगर आप प्याज का एग्जाम्पल लें, तो अगर किसी को भी फूड पॉइजन होता है तो डॉक्टर ये जरूर पूछता है कि कौन सी प्याज तो नहीं खाई थी, कब खाई थी, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने का बहुत स्ट्रांगली फोर्स होता है कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर फ्रेश का मतलब कहाँ से शुरू हो जाता है कि जब सब्जी आती है, अब मान लीजिए हम मार्केट से सब्जी लेके आए, वो 2 दिन तक रखी रही, फिर हमने उसको कुक किया, तो वो भी फ्रेश की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो फ्रेश का मतलब ये है कि हमको एक तो सीजनल और लोकल चीजें लानी है। सब्जियां कौन सी लानी है? जो हमारे सराउंडिंग 150-200 किलोमीटर में ग्रो होती हैं, वो सब्जी अनाज हमको खाने हैं। जिस सीजन में जो चीजें आती हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे क्रॉप्स हो, या कोई भी किसी भी तरह का प्लांट बेस्ड डाइट हो, तो उन सबको जो भी लोकल और सीजनल हो, उन्हीं को हमको कंज्यूम करना है और फ्रेश कंज्यूम करना है। अब जितने भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं, जैसे सपोज अभी आंवले का सीजन है, बहुत सारे लोग उसको कैंडी में बनाकर रख लेते हैं, तो वो प्रोसेस्ड फूड हो जाता है। तो जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो फ्रेश की कैटेगरी में नहीं आ सकते। हो सकता है वो कई जगह बहुत अच्छे हो हेल्थ के लिए, बट वो फ्रेश फूड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इसका आयुर्वेद का एक कोर प्रिंसिपल होता है कि जो भोजन है वो फ्रेशनेस होनी चाहिए उसमें, और लोकेलिटी होनी चाहिए, और सीजनल होना चाहिए। ये 3 चीजें वहां पर कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव फायर, या जिसको अग्नि कहते हैं, या जिसको जठर अग्नि भी कहते हैं। तो ये जो बहुत थोड़े से गर्म चीजें होती हैं वो जठर अग्नि को प्रदीप्त करती हैं, और जो ठंडी चीजें होती हैं वो जठर अग्नि को थोड़ा सा कमजोर करती हैं। तो जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो ठंडा गर्म ना खाएं एक साथ। जब खाना खाते हैं और खाना जैसे ही हमारे स्टमक में जाता है, तो स्टमक में क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है जो कि उस खाने में मिलता है। तो कोई भी ऐसी चीज ना करें जिनका भी डाइजेशन वीक है, कि वो उनका डाइजेस्टिव जूस वो है वो डाइल्यूट हो जाए। जैसे खाने के साथ पानी पी लेना, तो क्या करेगा, वो उस जूस को डाइल्यूट कर देगा। या खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पी लेना, या खाने के साथ बहुत ठंडा दूध पी लेना। तो जो ठंडे गर्म का कॉम्बिनेशन है वो नहीं करना चाहिए। यदि हम गर्म खाना खा रहे हैं और हमको बहुत कंपलसरी लगता है कि कुछ मात्रा में तो पानी पीना ही है, तो हम क्या करें, हल्का कुनकुना पानी लें, जिससे वो हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव फायर और डाइजेस्टिव जूस दोनों चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक गुड डाइजेशन के लिए इन दोनों का ध्यान रखना कंपलसरी है। अब ये किस तरह का खाना होना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से? तो आयुर्वेद के हिसाब से जो वात है, वात जो ये त्रिदोष होते हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम बार बार इनकी बात कर रहे हैं, वात, पित्त और कफ। अब ये जो 3 दोष होते हैं, ये 5 तत्वों के ही कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जो हम पंच तत्वों से जिनसे मानव शरीर बना है इसकी बात करते हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं। तो जो वात होता है
वो एयर और वायु और आकाश से मिलके बनता है। ठीक है, तो वायु तत्व और आकाश तत्व दोनों जब मिलता है तो कौन सा तत्व बनता है, कौन सा दोष बनता है, वात। और वात जो होता है ये जैसे पके हुए अनाज जैसे जई, चावल, मीठे फल, सेब, खजूर, घी, जड़ वाली सब्जियां, ठंडे सूखे और कच्चे पदार्थ जिनको वात प्रबल होता है, उनको इन चीजों से बचना चाहिए। ये चीजें वात दोष को बढ़ाती हैं। फिर जो पित्त होता है वो बनता है अग्नि और जल से। तो जब अग्नि तत्व और जल तत्व आपस में मिलते हैं तो वो पित्त दोष को बनाते हैं। और इसमें किन किन चीजों से बचना चाहिए, ठंडे खाद्य पदार्थ, मीठे फल और कड़वी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट और खट्टे फल या बहुत अधिक नमकीन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। फिर जो कफ होता है वो किससे मिलके बनता है, पृथ्वी और जल। तो ये जो पृथ्वी तत्व और जल तत्व से मिलके कफ बनता है और इसमें किन चीजों से बचना चाहिए, हल्के गर्म सूखे खाद्य पदार्थ, तीखी मीठी सब्जियां, ब्रोंकोली, मूली, पत्तेदार साग, साबुत अनाज, जौ, जई, फलियां, मसाले, भारी मीठे या तेलीय खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब ये भी और डिटेल में आएगा। अब खाना तो हमने ये पढ़ लिया कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो, उसके प्रिंसिपल क्या होने चाहिए। अब वो कब खाना चाहिए, तो आपको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी में एक सर्केडियन क्लॉक काम करती है जिसको कई लोग बायो क्लॉक भी बोलते हैं। तो हर व्यक्ति की एक अपनी सर्केडियन क्लॉक होती है और वो टाइम जब उसका डाइजेस्टिव फायर जो होता है वो स्ट्रांग होता है, उस समय उसे खाना खाना चाहिए। डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग कब होगा, जब उसे भूख लगेगी। तो यहाँ पर तब ही खाना खाना चाहिए जब उसे भूख लगे। बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है। फिर कुछ सुपर फूड्स माने जाते हैं आयुर्वेद में, उसमें ज्यादातर घी और हल्दी का जिक्र होता है। तो घी जो होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है और जितनी भी इनर लाइंस होती हैं उन सबको ये मेंटेन रखता है। और हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो बॉडी के अंदर कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको ये खत्म करती है। फिर क्या क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए, जैसे बचा हुआ खाना है, अल्कोहल है, कैफीन है, प्रोसेस्ड फूड है। और बहुत अधिक जब आप स्ट्रेसफुल पोजीशन में, उस समय भी आपको खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेसफुल पोजीशन में रहेंगे तो आपके बॉडी में वो हार्मोन सीक्रेट होंगे जो कि बैड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कार्टिसोल। तो ये हार्मोन्स क्या करेंगे, डाइजेस्टिव फायर को जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बजाय उसको लो कर देंगे, उसको कमजोर बना देंगे। और जब वो कमजोर रहेगी तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे ब्रेकफास्ट है तो उसमें कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं, कोई मौसमी फल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रेफरेंस ऐसा दिया जाता है कि जो नाश्ता है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, दिन का खाना जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, जैसे दाल, चावल, सब्जी, कर्ड, इस तरह से चीजें होनी चाहिए। और जो रात का खाना है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए, जैसे उबली हुई सब्जियां वगैरह। और वो रात का खाना जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो होना कब चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले। तो यहाँ हम शाम का खाना भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक टर्म प्रचलित है रात्रि भोज खाने की, तो शायद इसलिए वही यूज की है। लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल इस चीज को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो रात्रि भोजन है वो हल्का होना चाहिए और सूर्य अस्त होने के पहले ही वो भोजन हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से आहार की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर जो आहार है वो क्या है कि जो भी चीज हम अपनी बॉडी में इंटैक्ट करते हैं हमारी बॉडी के नरिश के लिए,
या हमारे माइंड के नरिश के लिए, वो आहार की कैटेगरी में आ जाती है। तो आहार में फूड, वाटर, ब्रीथ और सेंस ऑर्गन के थ्रू भी हम जो इंटेक करते हैं बॉडी में, वो सारी चीजें आहार में आती हैं। इसीलिए अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि हाथ से खाना चाहिए खाना, वो टच सेंस ऑर्गन उससे आपका इफेक्टेड होता है। तो ये जो चारों चीजें हैं ये आहार कैटेगरी में आयुर्वेद लेता है। अब जो आयुर्वेद है इसमें आहार को एक औषधि माना है, और ऐसा माना है कि जीवन को होलिस्टिक हेल्थ के लिए आहार को ही औषधि मान के खाना चाहिए। और अगर आहार को हम औषधि बना लेते हैं तो एक संपूर्ण या समग्र स्वास्थ्य जो है वो ह्यूमंस पा सकता है। और ये जो समग्र स्वास्थ्य है इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें सिर्फ ये नहीं आएगा कि फिजिकल हेल्थ है, इसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ आएंगी। और ये तीनों पक्ष जब हेल्दी हैं तो वो होलिस्टिक हेल्थ की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसा बोला गया है आयुर्वेद में कि इससे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलते हैं, इससे सिर्फ हमको वो तत्व नहीं मिलते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, बल्कि इससे हमको बहुत सारी और भी चीजें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रीदिंग को, टच को, इसको भी आहार ही माना गया है। तो व्यक्ति के मन से भी जुड़ता है ये, और व्यक्ति के अध्यात्म से भी जुड़ता है। मतलब व्यक्ति की चेतना का संबंध भी उसके खाने से है। जैसा वो खाना खाएगा वैसे उसकी चेतना का स्तर होगा। तो यहाँ पर खाने को बहुत सूक्ष्म रूप से लिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति खाने का सेवन जो उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसके जो त्रिदोष हैं, उसके जो टेस्ट की उसकी जो बैलेंसिंग है, फिर उसकी जो अग्नि है, उसकी जो ऋतु है, उसके जो विचार हैं, उन सब के हिसाब से यदि वो खाना लेता है तो वो लंबे समय तक हेल्दी रह सकता है और रोगों से बच सकता है। अब कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड, इनके क्या क्या ऐसे जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि भोजन औषधि के रूप में है, मानते हैं ये। तो अब फूड को जब ये औषधि मानते हैं तो ये आहार को महाभेषज, सबसे बड़ी औषधि की उपाधि देते हैं, जो उचित उपयोग से, मतलब जिसकी अगर हम सही ढंग से जिसकी अप्रोच करें और यूज करें तो वो बेसिक हेल्थ बनाती है। और अगर इससे हम थोड़ा सा भी इससे आगे पीछे हो या इनके सिद्धांतों का पालन ना करें या उनमें कम ज्यादा करें तो बहुत सारे डिजीज फिजिकल, मेंटल लेवल पर हो सकते हैं। फिर दोष, मतलब आपके बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो यहाँ पर दोष में पुनः तीन दोष आते हैं। वात, जो कि किस किस से, कौन से तत्वों से मिलकर बना है, वायु और आकाश से। फिर पित्त, जो कि अग्नि और जल से मिलकर बना है। और कफ, पृथ्वी और जल से। तो इनका जो दोष, अगर मान लीजिए ये त्रिदोष किसी व्यक्ति में संतुलित नहीं है तो उसे ये देखना पड़ेगा कि उनका कौन सा दोष प्रबल हो रहा है और वो कैसे। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर मान लो वात है तो बहुत सारी चीजें थी कि जिससे बचें उनको खाने से। तो इस तरह से हम फूड को पर्सनलाइज डिजाइन करके उन दोषों को व्यक्ति के कम या ज्यादा कर सकते हैं, और उसके जो दोष हैं उनको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। फिर लास्ट है पाचन अग्नि, इसके बारे में भी हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं। अब इसमें 6 रस होते हैं जिनको हम षठ रस बोलते हैं। तो ये जो 6 रस हैं ये कौन कौन से होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला। तो ऐसा बोला गया है कि एक जो आइडियल बैलेंस डाइट होती है उसमें ये सारे जो स्वाद होते हैं ये शामिल होना चाहिए। फिर एक आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य की भी धारणा मिलती है।
तो पथ्य कौन सी चीजें हैं? पथ्य वो खाद्य पदार्थ और आते हैं जो शरीर और मन के लिए लाभदायक हैं। और अपथ्य में क्या क्या चीज आएंगी? वो सारे खाद्य पदार्थ और आदतें आएंगी जो कि शरीर और मन के लिए हानिकारक हैं। और जब हम लगातार अपथ्य का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि शरीर में रोग उत्पन्न होंगे और शरीर बीमार होगा। तो यहाँ पर देखिए आदतों को भी शामिल किया है। अपथ्य या पथ्य में, जैसे पथ्य में क्या बोला है कि खाद्य पदार्थ और आदतें, तो हमें ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम कई बार बहुत अच्छा खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सही समय पर सही ढंग से सही कॉम्बिनेशन के साथ यदि हम नहीं खाते हैं तो वो खाना भी हानिकारक हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि खाने को सही कॉम्बिनेशन हो, सही हैबिट्स हो, कि मतलब किस तरह से खाना खाना है, उसको मन से किस तरह से जोड़ना है, कॉन्शियसनेस को कैसे जोड़ना, वो सारी चीजें हम यूज में करते हुए जब खाना खाते हैं तो वो जो हेल्पफुल होता है वो पथ्य में आता है, और जो हेल्पफुल नहीं होता है, हानिकारक होता है, वो किस में आ जाता है? अपथ्य में आ जाता है। फिर माइंडफुलनेस ईटिंग और उसका प्रिपरेशन, तो इसमें देखिए हर बार यही आ रहा है कि कब खाना है, कहाँ खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस मन के साथ खाना है। तो ये सारी चीजें इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत जरूरी है कि जब आप खाना खाएं तो खाने से जुड़ के खाएं, आपके आसपास का वातावरण शांत रहे, कोई ऐसा व्यवधान ना हो कि आप खाने को एक काम निपटाना है वाली पोजीशन में ले लें कि 5 मिनट में खाना खा के और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप किस एटमॉस्फेयर में किस तरह से खाना, किस मन के साथ खाना खा रहे हैं। क्योंकि यदि आप बहुत अच्छा खाना भी नकारात्मक मन के साथ खाएंगे तो 100% वो आपके लिए हानिकारक होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि खाने को सकारात्मकता के साथ खाया जाए। फिर एक जो डेफिनेशन है वो ये कहा गया है कि भोजन एक व्यक्तिगत चीज है, मतलब आपका पर्सनल एक पैकेज होता है, पर्सनल डिजाइन होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन सा पर्टिकुलर खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पूरा जो भोजन है वो इसी दृष्टिकोण पर है, उसकी जो बेसिक अप्रोच है वो यही है। और जो भोजन वो ह्यूमन बॉडी को हेल्थ दे, उसकी हेल्थ को मैनेज करे और उसको हेल्दी रखे, तो उसके लिए एक टूल के रूप में भोजन को यूज कर सकते हैं कि उसके पंच तत्वों को बैलेंस रखे, उसके त्रिदोषों को बैलेंस रखे, और उन बैलेंसिंग करने में भोजन को किस तरह से एक औषधि के रूप में उपयोग करें। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब इम्पोर्टेंस फूड हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं। आई थिंक काफी हो गया है। दीदी दीदी एक बार फिर से वो स्लाइड चला दीजिए जो आपने इसके पहले वाली, ओके, वो स्लाइड पहले वाली। देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है, ओके। एक्चुअली ये स्लाइड प्रेजेंटिंग स्टॉप नहीं हो रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग जब तक अपने क्वेश्चन आप चाहें तो हैंड रेस कर लें, थोड़ी देर में हो जाएगी ये स्टॉप।
स्टॉप हो गई क्या ये? रचना जी क्लास ओवर हो गई है, हाँ, क्लास ओवर है, क्वेश्चन आंसर है। बस कर दीजिए फिर मैम। एक्चुअली ना ड्यू टू जैसे गाइडलाइंस है ना, तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स यूनिवर्सिटी में जाती हैं, ओके, तो मैं तो ऑफ कर देती हूँ, है ना? जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम ओके, इनमें ना इंक्लूड करके कोई उसको बात नहीं, मैंने ऑफ कर दी ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। ओके, चलिए, तो अभी आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप लोग हैंड रेस कर लें और पूछ लें। किसी के भी नहीं है क्या कोई भी क्वेश्चन? दीदी का है ना, पद्मश्री दीदी ने एड्रेस किया है। अच्छा, मेरे इसमें क्यों नहीं आ रहा है? तो ये अभी भी मेरा हैंग है क्या थोड़ा सा लैपटॉप, मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और पूछें। ओम परम नमः। मुझे पूछना था कि बात में घी तो सहायक होता है, लेकिन आपने बोला कि इसमें वो बात में घी अवॉइड करना चाहिए, तो एक एक्चुअली जो घी होता है ना, वो कई टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है वो उसके टाइप को नहीं दिया गया है ना? तो जो गाय का घी होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन बाकी जो टाइप्ड होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो अब चूंकि और डिटेल में जब हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ हम सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, है ना? तो फिर आपको आगे और भी ये चीज पता चलेगी। थैंक यू। आप लोग हैंड रेस किए हैं, लेकिन मेरे में चूंकि आ नहीं रहा है, तो आप पूछते जाएं क्वेश्चन। नहीं, आप किसी का नहीं है हैंड रेज। ये किसी का हैंडरेज नहीं है, नहीं है ना? आपने इतना समझाया तो किसी को कुछ पूछना ही नहीं पड़ रहा है। चलिए, बढ़िया है। तो कोई कुछ और बोलना चाहे, अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहे तो भी स्वागत है। कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे। तो दीदी ऐसे आपने बताया कि अपनी पांचों उंगलियों के पोरों से मतलब अपन खाते हैं तो पांचों तत्वों का उसमें वो आता है, तो मतलब वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो फिर अपन अपने ही अपन भारत में रहते हुए भारतीय पद्धति को ना अपनाते हुए बच्चों को चम्मच से खिलाओ, चम्मच से खिलाओ, मतलब ऐसा करते हैं। और जबकि ये पुराना ही चला आया आ रहा है, मतलब आयुर्वेदिक राम के जमाने से। तो फिर ये नई नई जो चीजें आ रही हैं आजकल, स्टैंडर्ड डाइनिंग टेबल, चम्मच, तो फिर ये तो आगे चल के मतलब नुकसानदेह ही है ना। देखिए, चीजें तो आती जाती रहेंगी सभी तरह की। ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से किस तरह से उसको यूज करते हैं। चम्मच यदि आती है तो कई बार हो सकता है बहुत ही लिक्विड फॉर्म में कोई चीज है, तो वो हाथ से खाना चूंकि संभव नहीं होता है, तो वहां पर वो ठीक है। तो ये हमारा कॉन्शियस है कि चीजों को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी सबके हाथ में मोबाइल होते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, इतने मैसेज आते हैं, इतने सारे इसमें सोशल मीडिया वगैरह हैं, तो क्या क्या देखें, कैसे देखें। दूसरा व्यक्ति उसको एंजॉय करता है, उसको जो देखना होता है वो देखता है, बाकी छोड़ देता है। वैसे चम्मच तो दीदी चम्मच तो छूट गई है वैसे। हाँ, आपकी कॉन्शियस जैसे जैसे आपको जानकारियां बढ़ती जाएंगी ना, तो आप धीरे धीरे फिर उसको छोड़ते भी जाएंगे। कई चीजें हम जानकारियों के अभाव में करते हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी रहती नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसके अभाव में जो है हम वो चीजें करते हैं, जो धीरे धीरे फिर समय के साथ साथ हम उसको फिर कम भी कर देते हैं। तो ये चीज भी हमें देखना पड़ेगा। तो बस जानकारियां जितनी रहें,
जितनी अधिक हम जुटा सकें, जितनी अधिक जानकारियां हम ले सकें, तो जितनी अवेयरनेस रहेगी उतने अधिक ही हमारे जो है हम अच्छा कर पाएंगे। जितनी डीप जानकारी हमको रहेगी, जितनी हमारी अवेयरनेस रहेगी, तो कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी चीजें हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती हैं, जैसे हमारा खाना, हमारा सोना, हमारे उठने बैठने के तरीके, तो ये सारी चीजें चूंकि लगातार हम करते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हम इन चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें, समझें और उनको सही करने की कोशिश करें। और जब तक हम इनको ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हम ना खुद में सही कर सकते हैं, ना हमारे घर के लोगों में सही कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों की बहुत आवश्यकता है आज के, क्योंकि एक गृहिणी ही ऐसी होती है कि उसको जितनी अधिक ये जानकारी होगी उतना वो बेटर करेगी और उतनी वो अच्छी शिक्षा बच्चों को देगी। जैसे अगर एक बार उसको ये समझ में आ गया कि सही पोस्चर के साथ बैठना चाहिए, तो वो छोटे से बच्चों की आदत सही पोस्चर की डालेगी, और जब सही पोस्चर की डालेगी तो बहुत सारी चीजों से वो अपने आप बच जाएंगे, जैसे स्लिप डिस्क होना, स्पाइन शी शेप होना, स्कॉलरसिस होना, तो ये बहुत सारी चीजों से बच्चे अपने आप बढ़ जाएंगे। तो जानकारियां हम जितनी ज्यादा कलेक्ट करें, हमारे आहार, विहार, आचार, विचार, इन चारों से रिलेटेड, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो दीदी जैसे पहले तो मैं हाथ से ही खाती थी, तो लोग अरे हाय कैसे खा रही है, इसे खाना ही नहीं आता। तो मतलब इस तरीके से घर में भी, जैसे नंद हुई, दुरानी हुई, या भाभियां हुई, या बहन भी हुई, कोई भी, अरे ये कैसे खा रही है, तो उस तरह धीरे धीरे करके ना फिर छूटता चला जाता है। एक कारण एक्चुअली ये भी होता है। हाँ, ये कारण होता है, आप सही बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने साथ में ये लिया था कि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तब तो हम ठीक है, जो हमारे मैनर्स हैं हम उनको फॉलो करें, बट जब हम घर में खा रहे हैं और हमारा, अगर आप देखें कि महीने में यदि हमने लंच और डिनर को मिलाए तो 60 बार हमने लंच डिनर किया, तो हो सकता है 4 बार ही बाहर हो, लेकिन 56 टाइम तो हमारा घर में ही होगा। और जब आप घर में ये चीज करते हैं और आप में वही जानकारियां, जितनी अधिक आप में जानकारी होगी तो आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास ही जानकारी नहीं है तो हम उनकी बात से इफेक्टेड हो जाएंगे, बजाय हम उनको इफेक्ट करें। तो ये चीज का फर्क होता है। तो जितनी हम अपनी जानकारियां बढ़ाएंगे, जितना अधिक हम नॉलेज बढ़ाएंगे, तो उतने अच्छे से हम सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे, और हो सकता है कि हम उन्हें भी कन्वर्ट कर दें। फिर सेकंड ये होती है कि जैसे हाथ से खाने का भी ऐसा एक तरीका होता है कि जो खराब नहीं लगता है, वो दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कितने अच्छे से वो खाना खाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जानकारियां बढ़ाएं। जितनी अपना नॉलेज बढ़ाएंगे उतना अच्छा आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे, और उतनी अच्छी तरह से आप उन्हें समझ